अपन सबसे पहले अपन विज्ञान के अंदर एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है पोषण। पोषण, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। पोषण, अब बात करें पोषण के बारे में तो बिल्कुल अपन इस शब्द का मतलब समझना है। यहाँ पे मतलब पोषण होता क्या है, पोषण कहते हैं इसे। यहाँ पे इस शब्द को समझने से पहले आपको एक शब्द के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी और उस शब्द का नाम है पोषक, न्यूट्रिएंट। पोषक या ऐसा हम कह सकते हैं पोषक पदार्थ। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर बात करें अपन पोषण के बारे में बात कर रहे हैं। अब जितनी भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखें अपन, जैसे आरएस 2016 पे एग्जाम, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको अभी बताऊंगा कि आरएस 2016 के अंदर यहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, 2017 प्री के अंदर और 2018 आरएस प्री के अंदर इस पोषण वाले टॉपिक से यहाँ पे लगातार क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे तो बात करेंगे यहाँ पर आगे इनके बारे में। तो देखिए यहाँ पे पोषण क्या होता है, पोषक पदार्थ क्या होता है। इस पोषण को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा पोषक पदार्थ यहाँ पे कि सर पोषक पदार्थ क्या होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें पोषक पदार्थ के बारे में तो देखिए, प्रत्येक जीव अपना विकास, अपनी वृद्धि और अपनी मरम्मत करने के लिए, मतलब अपना विकास, वृद्धि और मरम्मत करने के लिए, या आप कह सकते हैं जैसे हमारी कोशिकाओं में वृद्धि, उनका विकास, ऊतक में वृद्धि, उनका विकास करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे अब अगर बात करें मतलब वृद्धि करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, आप सभी जानते हैं साथियों, भोजन से। कहां से प्राप्त होती है, भोजन से। तो बिल्कुल ध्यान रखें, प्रत्येक जीव अपनी शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और ये ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, भोजन से। यहाँ पे अब बात करते हैं भोजन से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। तो भोजन से ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है, पोषक पदार्थों द्वारा। मतलब भोजन से जो भी ऊर्जा मिलती है वो न्यूट्रिएंट से मिलती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो ऊर्जा किससे मिलती है, पोषक पदार्थ से मिलती है। तो बिल्कुल आपको पता लग गया होगा कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनसे हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं पोषक पदार्थ। अब सर बात ये आती है कि पोषण क्या होता है। तो बिल्कुल इजी वे में समझें कि पोषण क्या होता है। पोषण क्या होता है, जीव वृद्धि के लिए जो भी पोषक पदार्थ ग्रहण करता है, मतलब अपने शरीर की वृद्धि विकास के लिए जो भी पोषक पदार्थ ग्रहण करता है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पोषण बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि पोषण क्या होता है कि प्रत्येक जीव अपनी वृद्धि के लिए, विकास के लिए, मरम्मत के लिए जो भी पोषक पदार्थ ग्रहण करता है, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल आप यहाँ पे ध्यान रखें। अब जरा हम यहाँ पे लेके चलते हैं पोषक पदार्थ। पोषण क्या है, प्रक्रिया। अब बात करेंगे पोषक पदार्थ के बारे में कि कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं, उनके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, ये आपके बात करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल आपके संतुलित भोजन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन को पोषक पदार्थ के बारे में जानना पड़ेगा। पोषक पदार्थ, देखिए मेरे प्यारे साथियों, पोषक पदार्थ क्या होता है, जरा हम इनके बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा, हम जो भी खा लेते हैं कहते हैं इतनी कैलोरी ऊर्जा बन रही है हमारी, इतनी कैलोरी ऊर्जा बर्न होगी तो आप फिट रहोगे अपन। बिल्कुल हम उनके बारे में, ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पोषक पदार्थ के बारे में। देखिए साथियों, पोषक पदार्थ को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया। अब क्यों बांटा गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए बांटा गया, एक तो पोषक पदार्थ वो होते हैं जिनको हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और एक वो होते हैं जिनको ऊर्जा से नहीं मिलती, अर्थात जो ज्यादा आवश्यक होते हैं और जो कम आवश्यक होते हैं। इसको बांटने वाला कौन है, यहाँ पे अगर बात करें, नेशनल न्यूट्रिशन सेंटर एनएनसी, और इसका हेडक्वार्टर को कहां पे, हमारे हैदराबाद के अंदर। मतलब राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो भारत का, वो कहां पे, हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद पोषण संस्थान ने इस पोषक पदार्थों को दो भागों में बांटा।
तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहला भाग आता है यहां पे वृहद पोषक। कौन सा होता है? वृहद पोषक। और दूसरा यहां पे आता है, यहां पे आप कह सकते हो सूक्ष्म पोषक। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पोषक। इंग्लिश की अगर बात करें, वृहद पोषक को हम बोलते हैं मैक्रो और सूक्ष्म को बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। यहाँ पे तो बिल्कुल देखिए, अब वृहद पोषक क्या होते हैं? इनकी आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा होती है। मतलब जो हमारा शरीर है मानव का, उनको सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? वृहद पोषक की। मतलब आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे ज्यादा होती है। अब बात ये आती है, सर ये बताएं, इनकी आवश्यकता ज्यादा होती तो है, लेकिन क्यों होती है? और कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को ज्यादा होती है? हम उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले। देखिए, जैसे अगर बात करें वृहद पोषक के अंदर सबसे ज्यादा अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आपको बिल्कुल इस टॉपिक को समझना है और हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस टॉपिक का पूर्ण एक प्रकार का ऑपरेशन करने वाले, बिल्कुल बॉटम से लेकर आपको टॉप लेवल तक आपको लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए, पहला आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा यहां पे आता है वसा। यहां पे मतलब ये वो पदार्थ हैं जिनको आवश्यकता ज्यादा होती है, मतलब हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता ज्यादा होती है और इन्हें हम क्या बोलते हैं? वृहद पोषक। और इनकी आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। इनकी आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। और इसके अंदर क्या था? सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन, फिर हम पढ़ेंगे खनिज, और यहाँ पे थोड़े बहुत चर्चा करेंगे यहाँ पे जल के बारे में। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, भारतीय पोषण संस्थान हैदराबाद के अनुसार इस पोषक पदार्थों को दो भागों में बांटा, वृहद और सूक्ष्म। जिनकी आवश्यकता ज्यादा होती है वृहद, और जिनकी आवश्यकता कम होती है सूक्ष्म। और वृहद के अंदर क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। मतलब ये हमारा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अभी बताएंगे कैसे कैसे एग्जाम इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है यहाँ पे, मतलब इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी एग्जाम में चाहे बात करते हैं यहाँ पर रेलवे के बारे में, चाहे पुलिस के बारे में, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए, अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे वृहद पोषक के बारे में। और वृहद पोषक के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो वृहद पोषक के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। देखिए साहब, मैंने आपसे अभी कहा था कि ये वृहद पोषक है। अब क्यों है? किससे मिलकर बनी होती है? किस में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? किस में ज्यादा होती है? यह हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य करता है? कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है? उनके बारे में हम चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब समझे। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बो से बनता है कार्बन, हाइड्रेट से बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक बात तो सिंपल आपको समझ में आई होगी, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा इनका अनुपात देख लेते हैं। इनका अनुपात होता है 1:2, 2:1। मतलब क्या? एक सीधा से यहाँ पे एग्जांपल समझाता हूं। 1:2, 2:1 कैसे आता है? जैसे आप जानते हैं ग्लूकोज हमारा क्या होता है? जैसे ग्लूकोज हमारा C6H12O6। जब आप इनको काटोगे 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6। मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर इनका जो अनुपात होगा वो फिक्स रहेगा 1:2, 2:1। लेकिन यहाँ पे चीज ध्यान रखें, कार्बन का अनुपात किसी जगह यहाँ पे अलग हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात तो 2:1 ही रहेगा। ये फिक्स है यहाँ पे। अधिकतर ये रहेगा, कहीं पर ये इसका अनुपात थोड़ा यहाँ पे अलग हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें इनका अनुपात क्या रहेगा? यहाँ पे बराबर रहेगा। यहाँ पे अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? इकाई। मेरे प्यारे साथियों, इस कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है उस इकाई को हम बोलते हैं सैकेराइड। क्या बोलते हैं? सैकेराइड।
सीधा सीधा शब्दों में समझिए आप, जैसे अगर बात करें हमारे मस्तिष्क की इकाई क्या होती है, अर्थात हमारे मस्तिष्क में ऐसी क्या चीज है जो विभिन्न कार्यों को करता पे संतुलित करता है, और उसे हम बोलते हैं मस्तिष्क की इकाई को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। मस्तिष्क का क्या हो गया, हमारे न्यूरॉन हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे फेफड़ों की, जो हमारे लंग्स होते हैं उनकी इकाई क्या होती है, अर्थात फेफड़े के अंदर जो भी कार्य होता है, जो भी हमारे गैसें होती हैं उनका आदान प्रदान होता है, वो किस में होता है, तो बिल्कुल आप जानते हैं एल्वियोली, जिससे बोलते हैं वायु कूपिका। ये मैं आपको थोड़ा इस शब्द के बारे में बताऊंगा, इसका मतलब क्या है, वायु कूपिका। जैसे अगर बात करें यहाँ पे हमारे शरीर की इकाई क्या होती है, तो आप सभी जानते हैं हमारे शरीर की इकाई क्या होती है, कोशिका। अर्थात हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट की इकाई यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे सैकराइड। यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में आगे, स्रोत कि सर हमको ये बताएं कि हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए और ये कार्बोहाइड्रेट हमको कहां से मिलती है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों आप याद रखें यहाँ पे, जैसे अगर बात करते हैं चावल, ठीक है, गन्ना, गेहूं, चावल, गन्ना, गेहूं, और अगर हम बात करते हैं यहां पे आलू, शहद आदि, बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे आपको कार्बोहाइड्रेट यहां पे मिलेगा। अभी आप जानते हैं कि एक चावल की नई किस्म बनाएंगे, उसे बोलते हैं गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस जो है इसमें मतलब एक प्रकार का ये बायोटेक्नोलॉजी रूप से तैयार किया गोल्डन राइस, और इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आपने साथ में एक रोग का नाम सुना होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे हम बोलते हैं रतौंधी। और जो रतौंधी जो रोग होता है साथियों, वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है यहाँ पे। और विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा इस चावल की नई प्रजाति बनाई गई, उससे बोलते हैं गोल्डन राइस, जो हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की क्या करेगा, पूर्ति करेगा यहाँ पे। तो ये पढ़े हम यहाँ पे स्रोत के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कार्य। अब कार्य में थोड़ा ऊपर लिखूंगा, पहले आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका ले सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको इसका कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहा हूं, आपको स्रोत क्या, काम क्या, किस किस से मिलकर बनी होती है। आगे हम चर्चा करेंगे कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम क्या क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर ये काम क्या करें। तो सबसे पहले हम क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा प्रदान मतलब हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में होती है। ऑप्शन 1 वसा, 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 प्रोटीन। तो बिल्कुल ध्यान रखें, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किस पोषक पदार्थ में होती है यहाँ पे, लेकिन हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो काम क्या है, ऊर्जा प्रदान करती है यहाँ पे। तो ये चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, मतलब हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं, कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है। अब यहां से क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर बनेंगे, तो बिल्कुल देखिए मैं आपको यहाँ पे टेबल ला रहा हूं, उसको जरा देखिए आप मेरे प्यारे से। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड। 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 और तीसरा यहां पे होता है पॉलीसैकेराइड। क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। देखिए आपको नाम से पता लग रहा, मोनो का मतलब होता है एक, यहां पे मतलब ये मोनोसैकेराइड होती है, एकल इकाई होती है, और ये सबसे सरल होती है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो सबसे सरल इकाई होती है वो कौन सी होती है, मोनोसैकेराइड होती है। मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं सरल इकाई होती है। कैसे इकाई होती है, सरल इकाई। और कितने यूनिट से मिलकर बनती है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें ये एक इकाई से मिलकर बनी होती है। कितनी इकाई से मिलकर बनी होती है, एक। इसलिए नाम क्या है यहाँ पे, मोनोसैकेराइड। यहाँ पे दूसरी बात, इनका जल अपघटन नहीं होता।
इनका जल अपघटन नहीं होता, मतलब ये जल को बाहर नहीं निकलते, मतलब यहां से जल बाहर नहीं निकलता, तो जल अपघटन नहीं होता। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं मीठे होते हैं। कैसे होते हैं, मीठे। अब यहां पे आप देखिए ओलिगोसैकेराइड की बात करें, यहां पे इसके अंदर कितनी इकाई होती है, इसके अंदर होती है 2 से 10 इकाई। मतलब ओलिगो जो सैकेराइड होती है वो मोनोसैकेराइड की 2 से 10 इकाइयों से मिलकर बनी होती है। यहां पे जैसे अगर 2 इकाइयों से बनती तो डाइसैकेराइड, 3 से बनती है तो ट्राई, 4 से बनती है ट्रेटा। यहाँ पे तो बिल्कुल ध्यान है कितनी इकाइयों से मिलकर, 2 से 10 इकाइयों से मिलकर कौन सी बनती है, हमारी ओलिगोसैकेराइड। यहाँ पे इनका जल अपघटन क्या होता है, इनका जल अपघटन होता है। बिल्कुल जैसे अगर बात करें, मैं इसको समझाता हूं सर कैसे। जैसे आप जानते हैं C6H12O6, C6H12O6। जल अपघटन का मतलब ये कि जब इनका जल अपघटन होगा तो इनसे क्या बाहर निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा। और मैंने कहा कि ये क्या है, ये हमारे डाइसैकेराइड है। क्यों सर, क्योंकि 2 इकाई है, और 2 इकाई किसके यहाँ पे, मोनोसैकेराइड। ये एकल इकाई और एकल, जब ये जुड़ जाएंगे तो हमारे क्या बनेंगे, यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड बनेगा। यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे जोड़ते हैं, अब क्या बना यहाँ पे, यहां बनता है C12H22O11 पे। मतलब यहां से क्या बाहर निकल गया, देखो 6 और 6 12, 12 बार 14, मतलब 24 हाइड्रोजन है, लेकिन कितने यहाँ पे, कितना हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 6 और 6 12, लेकिन यहाँ पे 11। और ये यहां से क्या निकल गया, यहां से H2। और ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा डाइसैकेराइड प्रकार क्या बन गया, यहाँ पे शर्करा बन गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये था। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे, ये भी कैसे होते हैं, ये भी मेरे प्यारे साथियों मीठे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में मीठे। अब ये कितनी, ये 10 से ज्यादा, मतलब ये 10 से ज्यादा इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। नाम से पता लग रहा है, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा पॉलीमर, और पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। मतलब वे इकाई, ये जो बहुलक होते हैं छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ा पदार्थ बनता है। मतलब छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बड़े बड़े पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं, या कह सकते हैं अपन बहुलक बोलते हैं। तो पॉली का मतलब होता है पॉलीसैकेराइड, मतलब बहुत सारी सैकेराइड इकाइयों से मिलकर हमारा क्या बनता है, पॉलीसैकेराइड। तो बिल्कुल ध्यान, कितनी यहां से 10 से ज्यादा। ये मीठे होते हैं क्या, बिल्कुल। ये कैसे होते हैं, फीके होते हैं। इनका जल अपघटन होता है, बिल्कुल इनका भी जल अपघटन यहाँ पे होता है। अब हम यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एग्जाम की दृष्टि जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप कॉपी पेन लेकर बिल्कुल बैठ जाइए। अब हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन से हैं, ओलिगोसैकेराइड के अंदर कौन से एग्जाम्पल है, और पॉलीसैकेराइड के अंदर कौन कौन से। और मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाला हूं कि आरएस के अंदर यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे यहां से पूछे गए थे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में बात करते हैं। साथ में मोनोसैकेराइड का सबसे अच्छा एग्जांपल आप सभी जानते हैं, क्या है इसका, ग्लूकोज। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद साथ ही इसका एग्जांपल है यहाँ पे फ्रक्टोज। क्या एग्जांपल है, फ्रक्टोज। इसके बाद ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। इसके बाद यहां पे बात करें, यहां पे जाइगोज, जाइगोज, राइबोज, राइबोज, और यहां पे इरिथ्रोज, इरिथ्रोज। और एक साथ में होती है मैनोस, मैनोस यहां पे लिखता हूं मैं, मैनोस, मैनोस यहां पे। तो बिल्कुल ये जो मैं आपको शर्करा यहां पे दिखाई, किस प्रकार के हमारी मोनोसैकेराइड प्रकार के हमारे यहां पे शर्करा है। और बिल्कुल आप एक चीज को ध्यान रखें, यहां पे यहां से लेके गैलेक्टोज तक इनमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और इसलिए हम इन तीनों को बोलते हैं हेक्सोज शर्करा। क्या बोलते हैं, हेक्सोज शर्करा। राइबोज और जाइबोज के अंदर कार्बन कितने होते हैं, यहां पे 5, और नाम क्या रखते हैं, पेंटोज शर्करा। बिल्कुल आपको एक लाइन के ऊपर ध्यान रखना है। इरिथ्रोज, इसके अंदर कार्बन कितने होते हैं, 4, और इसको बोलते हैं टेट्रोज शर्करा। क्या बोलते हैं, टेट्रोज शर्करा। तो बिल्कुल ध्यान रखें, इनमें कार्बन 6 होता है, इनमें 5 होता है, और इनमें कितना 4, और इसमें कितना होता है, इसमें भी 6 होता है। यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 6 होता है। तो बिल्कुल ये किस प्रकार के शर्करा, हमारे हेक्सो प्रकार के यहाँ पे। अब ये तो हमारे मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड मैंने आपको अभी बताया कि ओलिगो जो सैकेराइड है
वो किससे मिलकर बने होते हैं? मोनोसैकेराइड से। जैसे अपन देखते हैं, अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिलकर बनता है तो क्या बनेगा? तो सीधा सीधा ध्यान रखें, यहां पे क्या बनेगा? माल्टोज बनता है। क्या बनता है? माल्टोज। दूसरा क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? तो बिल्कुल, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? सुक्रोज बनेगा। और जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? लैक्टोज। तो क्या बनेगा हमारा? लैक्टोज बनेगा। ये गैलेक्टोज तो हमारा क्या बनेगा? लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज, लैक्टोज शर्करा। तो बिल्कुल हमारे ओलिगोसैकेराइड मैंने आपको अभी बताया था, 2 इकाइयों से मिलकर बनती है, 3 से बन सकती है, 4 से भी, कहां तक? 2 से 10 तक यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखें, माल्टोज कैसे शर्करा है? ओलिगोसैकेराइड। सुक्रोज कैसी है? ओलिगो। लैक्टोज कैसी है? ओलिगो। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन पूछेगा सुक्रोज किस प्रकार की शर्करा है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका बिल्कुल आपका सीधा आंसर होगा, वो होगा आपका डाइसैकेराइड। अगर डाइसैकेराइड ऑप्शन के अंदर नहीं है तो आप किसको टिक करोगे? ओलिगोसैकेराइड के अंदर। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका सेलुलोज। सेलुलोज। एक आता है इनुलिन। इनुलिन। और बात करते हैं यहां पे, इनुलिन हो गया, यहां पे काइटिन हो गया, काइटिन हो गया, यहां पे ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन और स्टार्च। मतलब साथ में पॉलीसैकेराइड प्रकार की जो भी शर्करा है बहुत सारे अणुओं से मिलकर बनती होती है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी। जैसे अगर साथियों बात करें सेलुलोज, ये किससे मिलकर बना? ये ध्यान रखें, बीटा ग्लूकोज का क्या है? बहुलक है। किसका बहुलक है? बीटा ग्लूकोज का। मतलब जब बीटा ग्लूकोज के बहुत सारे अणु मिल जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? यहाँ पे सेलुलोज का। अगर बात करते हैं इनुलिन, ये किसका बहुलक है? ये बहुलक है साथियों फ्रक्टोज का बहुलक। किसका है? फ्रक्टोज का बहुलक। मेरा कहने का मतलब ये कि बहुत सारे फ्रक्टोज के अणु मिल जाएंगे, किसका निर्माण करेंगे? इनुलिन का करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टार्च के बारे में। ये किसका? यहाँ पे ये बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे ग्लूकोज का बहुलक। किसका बहुलक? यहाँ पे ग्लूकोज का। और ये भी किसका? यहाँ पे ये भी ग्लूकोज का। यहाँ पे जब ग्लूकोज के अणु मिल जाए किसका निर्माण करेंगे? ग्लाइकोजन और स्टार्च के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप जरा ले सकते हो। यहाँ पे चलिए, तो अपन ने बात किया पे, ये एग्जांपल आपको एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रखिएगा। अभी इनके बारे में और डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। पहला क्वेश्चन, हेक्सोज शर्करा कौन सी होती है? निम्न में से हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, हेक्सोज है। सर इसका मतलब क्या है? इसमें कितने कार्बन आते हैं? 6। मतलब सीधा सीधा आप साथियों ध्यान रखें, इनमें कार्बन जब 6 आ जाए, C6H12O6, ये तीनों का सूत्र है। यही ग्लूकोज, यही फ्रक्टोज, यही हमारा क्या है? गैलेक्टोज। इसमें कितने हमारे? 5। और इसमें कितने आएंगे हमारे? यहाँ पे 4 कार्बन। यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे अब थोड़ा सा हम आगे और बात करते हैं। अब मेरे क्वेश्चन आपसे ये है, और मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो बिल्कुल आप इसको कमेंट में मेरे को आंसर के, मैं आपके सभी कमेंट चेक करूंगा कि प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। देखिए, अब थोड़ा यहां पे बात करते हैं। मैंने आपको पढ़ा था अभी ग्लूकोज। अब देखिए साथियों, ग्लूकोज को हम कहते क्या क्या? बिल्कुल आप ध्यान रखें, इसको बोलते हैं डेक्ट्रोज। डेक्ट्रोज। इसको बोलते हैं ग्रेप शुगर। अंगूर की शर्करा बोल सकते हो, यहां पे ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर। इसको साथियों बोलते हैं ब्लड शुगर, रक्त की शर्करा, ब्लड शुगर। सर ये मतलब क्या? आपने देखा होगा एक रोग है हमारा डायबिटीज मेलिटस, जिससे आप क्या बोलते हैं? मधुमेह रोग बोलते हो। और वो जो रोग है हमारे रुधिर के अंदर, जब हमारे रुधिर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है
तो ये अतिरिक्त जो बढ़ा ग्लूकोज है मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है यहाँ पे। और ये साथियों क्यों होता है? क्योंकि एक हमारे शरीर के अंदर एक ऑर्गन अंग है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज का मतलब होता है अग्नाशय, और अग्नाशय के अंदर यहाँ पे कोशिका सेल्स होती है। क्योंकि आपको पता है जो भी अंग हमारा किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। और इस अग्नाशय के अंदर एक कोशिका होता है और उसका नाम क्या है? लैंगरहैंस। और लैंगरहैंस के अंदर एक कोशिका का प्रकार होता है बीटा सेल, और बीटा सेल से ही एक हार्मोन सिक्रेशन होता है और उसका नाम है इंसुलिन। अगर इंसुलिन बात करें इंसुलिन हार्मोन की, तो इंसुलिन हार्मोन का काम होता है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। अगर एक बात है मेरे को, अगर ये हमारे रुधिर के अंदर इंसुलिन कम हो गया, किसकी मात्रा बढ़ेगी? तो बिल्कुल ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। तो बिल्कुल, तो तभी यहाँ पे बाहर से जब डॉक्टर जो इंजेक्शन देता है वो इंजेक्शन किसके देता है? इंसुलिन के इंजेक्शन यहाँ पे देता है यहाँ पे। तो बिल्कुल इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर बोलते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्यूल ऑफ सेल, कोशिका का ईंधन, कोशिका का ईंधन। क्योंकि कोशिकाओं को क्या मिलता है? इससे ग्लूकोज से क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज देखिए, सबसे पहले इसे बोलते हैं फ्रूट शुगर। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्रूट शुगर। क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर। और अगर बात करें यहाँ पे, इसे बोलते हैं फ्रूट शुगर। और दूसरी बात ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रकृति के अंदर सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज। और फलों के अंदर भी कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आपका आंसर यहाँ पे फ्रक्टोज। दूसरा हम बात करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज, इसके नाम आपको ध्यान में रखें। इसे बोलते हैं कॉमर्शियल शुगर, जो आप बोल सकते हैं व्यापारिक शर्करा, व्यापारिक शर्करा, व्यापारिक शर्करा। इसे बोलते हैं इनवर्ट शुगर, हिंदी बोलते हैं प्रति शर्करा। क्या बोलते हैं? प्रति शर्करा पे। और अगर बात करें यहाँ पे, इसे बोलते हैं टेबल शुगर, टेबल शुगर। सर टेबल शुगर नाम क्यों रखा? क्योंकि बिल्कुल सुक्रोज जो पाया था हमारे गुड़ और गन्ने के अंदर पाया जाता है, और गुड़ को हम कहाँ रखते हैं? टेबल के ऊपर रखते हैं, और नाम क्या रखते हैं यहाँ पे? टेबल शुगर। तो बिल्कुल केवल क्वेश्चन आता है निम्न में से टेबल शर्करा का उदाहरण है, तो आपका आंसर यहाँ पे सुक्रोज। और अपन बात करते हैं यहाँ पे आगे लैक्टोज। लैक्टोज इसे बोलते हैं मिल्क शुगर, मिल्क शुगर। अब बात ये आती है क्वेश्चन कैसे बनेगा? सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, व्यापारिक शर्करा किसे कहा जाता है? आंसर सुक्रोज। प्रकृति के अंदर सबसे मीठी शर्करा, आंसर फ्रक्टोज। ब्लड शुगर किसे बोलते हैं? आंसर आपका ग्लूकोज। मिल्क शुगर किसे बोलते हैं? आंसर आपका लैक्टोज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम आगे और बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, अब बात करते हैं माल्ट शुगर, माल्टोज, माल्ट शुगर। देखिए साथियों, इसे हम माल्टोज को बोलते हैं माल्ट शुगर। क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं माल्ट शुगर। और माल्ट शुगर का जो काम है वो क्या काम है? शराब बनाने में किया जाता है। कहा किया जाता है? और ये माल्टोज शुगर होती है वो अंकुरित बीज के अंदर पाई जाती है। और अगर बात करें यहाँ पे, एक होती है ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। साथ ही इसे हम बोलते हैं ब्रेन शुगर। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ब्रेन शुगर, या आप कह सकते हो मस्तिष्क की शर्करा। तो मस्तिष्क के अंदर हमारी कौन सी शर्करा होती है? तो आपका आंसर यहाँ पे ग्लैक्टोज। यहाँ पे एक लास्ट और बात कर लेते हैं यहाँ पे अपन। मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा क्वेश्चन अब ये है, पहला क्वेश्चन ये था कि प्रकृति के अंदर सबसे मीठी शर्करा, आंसर आपका फ्रक्टोज, ये सभी जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये कि मानव के द्वारा कृत्रिम सबसे मीठी शर्करा किसे कहा जाता है? ये आप इसका आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिए, और बाकी की जो हम चर्चा करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल आप इसे लाइक, शेयर